हेलो बच्चों, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो आज हम करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करने से पहले आप जान लो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती क्या है। जब क्या होता है कि दो एटम पास में आते हैं और बॉन्ड बनाना चाहते हैं। ठीक है, बॉन्ड कब बनता है? जब दो एटम पास में आएंगे। तो जो वो एटम होते हैं उनके अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स क्या, जैसे कि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, पी ऑर्बिटल डम्बल होता है और जो डी है वो डबल डम्बल होता है। तो दिस ऑर्बिटल विल कमिंग क्लोज टू ईच अदर एंड देयर विल बी सम सर्टेन फोर्सेस लाइक फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ होता है? जब अगर दो एटम पास में आएंगे तो दोनों एटम के न्यूक्लियस आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, तो देयर इज अ फोर्स ऑफ रिपल्शन। और सिमिलरली दोनों एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स पास में आएंगे तो भी रिपल्शन होगी। ठीक, सिमिलरली देयर आर सर्टेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज वेल। जैसे कि जब दो एटम पास में आएंगे तो इसका न्यूक्लियस इस सामने वाले के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, सिमिलरली इसका न्यूक्लियस इधर सामने वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो इनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्शन को डोमिनेट कर जाती है तो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेट कर जाती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, सिंपल सी थ्योरी है। तो पहले स्टार्ट करते हैं, हम कुछ एनर्जीज और फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम ओवरलैपिंग के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आप ये जानिए कि जब दो एटम पास में आते हैं, when two atom coming closer to each other, so there are certain force develop, right? So हम क्या देते हैं कि दो एटम अप्रोच कर रहे हैं उससे, एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। मान लीजिए आपके पास दो डिफरेंट एटम है, ठीक, इसके पास बीच में सेंटर में न्यूक्लियस, इसके पास भी न्यूक्लियस है, राइट, और they have respectively their electron as well, right? सही है। मैंने क्या बोला, इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, रिपल्शन होगी। सिमिलरली दोनों के इलेक्ट्रॉन भी आपस में रिपेल करेंगे, ठीक है, यानी रिपल्शन होगी। और याद रखना, अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन हो रही है, फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम तो मैं क्या बोल रहा हूँ, फोर्स ऑफ रिपल्शन हो रहा है एक तो बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड ऑल्सो बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंबाइनिंग एटम, राइट। तो ये दोनों ही जब रिपल्शन होती है, चाहे न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में हो, चाहे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में हो, तो दोनों ही केस में एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं दिस विल टेंड्स टू इंक्रीज, these all repulsive force tends to increase the energy of the system, right? Energy. Similarly, force of attraction, there are certain force of attraction as well. जैसे force of attraction को मैं कुछ अलग कलर से दिखा देता हूँ। जैसे इसके इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में है? बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ वन एटम विद इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एटम। ठीक, एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी। और इस वजह से ऐसे केस में सिस्टम की एनर्जी कम होगी, बिकॉज अट्रैक्टिव फोर्स है इसलिए। तो टेंड्स टू डिक्रीज द एनर्जी। अब बच्चों ये बात जानो, बॉन्ड बनता कब है? जब एनर्जी कम होती है। एनर्जी कम मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा।
तो जब कोई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उस दौरान एनर्जी सिस्टम की कम हो रही है, स्टेबिलिटी ज़्यादा हो रही है, तो बॉन्ड बनेगा। ठीक, यानी सिस्टम की एनर्जी को कौन कम कर रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम कर रहा है। तो जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो अपन यही बोल रहे हैं कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्शन को से ग्रेटर हो जाए, ठीक है, तो अपन कहेंगे कि बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस, बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, राइट। चलिए, सो मैं यही लिख देता हूँ कि बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, बॉन्ड फॉर्मेशन takes place in such a manner that the energy of the system will decrease। तो बॉन्ड कुछ इस तरीके से बनेगा कि जो सिस्टम की एनर्जी है वो कम हो जाए। सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी तब तो फिर बॉन्ड फॉर्म ही नहीं होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी घट जाती है। तो हम क्या कह रहे हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन सच अ मैनर दैट, ये क्या है? दैट द एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल डिक्रीज। ठीक, सो बॉन्ड विल फॉर्म, क्योंकि सिस्टम की एनर्जी कम होगी तो ही बॉन्ड फॉर्म होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। और याद रखना कि अगर सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है, यानी सिस्टम की एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीजेस, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि फोर्स ऑफ रिपल्शन ग्रेटर हो जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। उस केस में बॉन्ड विल नॉट फॉर्म, और एनर्जी ऑफ सिस्टम का बढ़ने का मतलब है अनस्टेबल। जो चीज़ अनस्टेबल होगी वो फॉर्म ही क्यों होगी? ठीक है, तो इसलिए जबकि यहाँ पर अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर है फोर्स ऑफ रिपल्शन से, तो यहाँ जो भी बनेगा कंपाउंड वो स्टेबल होगा और नेचर में एग्जिस्ट कर सकेगा। लेकिन जो अनस्टेबल होगा वो नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, अल्टीमेटली वो होगा ही नहीं। ठीक है, तो चलो और एक चीज और, जब एटम पास में आते हैं तो देखो, अब ऐसा तो है नहीं कि पहले से ही पास में होते हैं, पहले तो बहुत दूर दूर होते हैं एटम। ठीक है, जब बहुत दूर होंगे तब तो एटम एक दूसरे को जानते ही नहीं है। जैसे आप लोग होते हैं कि पड़ोस में कोई रहता है तो जानते हैं, उनसे कुछ अट्रैक्शन भी होती है, लेकिन जो बहुत दूर रहता है जिसे आप जानते ही नहीं, उससे काहे की अट्रैक्शन होगी, राइट। तो दूर तो अपने रिश्तेदार भी रहने लगते हैं तो उनसे भी अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि दो एटम दूर दूर है, उसके बीच में कोई अट्रैक्शन ही नहीं है। अब क्या हुआ कि वो पास आने लगे। कितने पास आ सकते हैं भाई? कोई अजनबी कितने पास आ सकते हैं? इतने मिल तो जाएंगे नहीं एक दूसरे में, क्योंकि अजनबी है, ठीक है, परिवार का आदमी नहीं है। तो वो एक सर्टेन डिस्टेंस तक आते हैं। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। चलो मैंने इसको मान लिया कि ऐसे जोड़ भी दिया, जोड़ दो। इसके बीच का जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस के बीच का, इसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। वैसे आप एक चीज़ समझेंगे बाद में कि जो दो एटम होते हैं वो बहुत क्लोज नहीं आते हैं, ठीक है, वो एक सर्टेन डिस्टेंस पे रहते हैं। उससे ज़्यादा क्लोज आने पे रिपल्शन होने लगती है, ठीक। तो जो भी एक डिस्टेंस होता है जिस तक वो आ सकते हैं दो एटम, उस दौरान जो भी न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस होगा दैट इज बॉन्ड लेंथ, ठीक। तो आप ये कह सकते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स, अब आप तो ये समझ गए कि इस केस में बॉन्ड बना है,
बॉन्ड बना है मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर है फोर्स ऑफ रिपल्शन से, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है, क्या बोल रहा हूँ मैं, जब केस होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्शन, तब जो भी लेंथ होगा दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ एक्चुअली, ठीक। बॉन्ड लेंथ हम क्या कह रहे हैं कि दो एटम आए, ठीक है, एक दूसरे के अंदर भी नहीं घुसे, ठीक है, और दूर भी नहीं है, एकदम सटे हुए हैं, तो उस दौरान न्यूक्लियस के बीच का जो भी डिस्टेंस होगा वो बॉन्ड लेंथ है, ठीक है। तो ये जान लेना। अगर इससे पास आए तो रिपल्शन डोमिनेट कर जाएगी, इससे दूर गए तो अट्रैक्शन डोमिनेट कर जाएगी, मतलब पास आने लगेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे करते हैं। हमने बोला कि व्हेन बॉन्ड फॉर्म, जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि अगर एनर्जी रिलीज होगी तो ही तो एनर्जी कम होगी सिस्टम की, और सिस्टम की एनर्जी कम मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा, यानी बॉन्ड स्टेबल होगा। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि अगर एनर्जी मतलब व्हेन बॉन्ड फॉर्म, अगर बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। एंड याद रखना कि मोर द एनर्जी रिलीज, मोर एनर्जी रिलीज, जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी दैट मोर विल बी बॉन्ड स्ट्रेंथ। कुछ आया समझ में? एक सेकंड देख लो यार तुम लोगों को दिख रहा है कि नहीं। हाँ, अपन क्या बोल रहे हैं कि जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी कंपाउंड के फॉर्मेशन, किसी मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में या कोई कंपाउंड बन रहा है, ठीक है, तो उस मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ज़्यादा वो कंपाउंड स्टेबल होगा। मैंने सीधी, क्योंकि उतना एनर्जी सिस्टम की कम हो जाएगी, और जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना ज़्यादा वो बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लगेगी, इसीलिए वो बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हम यही बोल रहे हैं कि मोर एनर्जी रिलीज, जब एनर्जी रिलीज होगी तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी, और एनर्जी कम मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा, और स्टेबिलिटी ज़्यादा तो बॉन्ड स्टेबल बनेगा, यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। समझ में आई? और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा, ठीक, तो इसका मतलब उसको तोड़ने के लिए, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ लो बात? चलिए, अगर बॉन्ड बनने के दौरान लेस एनर्जी लिबरेट होती है, लेस एनर्जी रिलीज होती है, ठीक, तब के केस में बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होगा, मतलब अच्छा बॉन्ड नहीं बनेगा, स्टेबल बॉन्ड नहीं बनेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक है, राइट। सो आप ये कह सकते हैं कि फिर उस केस में बहुत ज़्यादा चांस है कि बॉन्ड नहीं बनेगा, राइट। चलिए इसको एक ग्राफ के थ्रू समझाते हैं आपको। चलिए, और एक चीज़ समझना, जब मैं एनर्जी बोली जा रहा हूँ ना, तो उस एनर्जी का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी अगर किसी सिस्टम की ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है, वो बॉन्ड वीक होगा, ठीक है। अगर किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम है, ठीक है, तो इसका मतलब वो बॉन्ड स्ट्रांग होगा, और उसकी एनर्जी तो पहले ही बोल दिया आपने कम है, ठीक है, तो वो बॉन्ड स्टेबल होगा, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं ग्राफ के थ्रू बताऊंगा, पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ के थ्रू। देखो बच्चों, जब दो एटम अप्रोच करते हैं तो इनके बीच का जो भी डिस्टेंस होता है दैट इज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, मतलब न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, राइट, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो सपोज यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, राइट, और यहाँ पे हमने लिखा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, राइट। तो होगा क्या
कि जब तो एटम बहुत दूर थे तो फिर उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं थी। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, इसका मतलब क्या होगा, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। अब आप समझो या ना समझो, लेकिन मैं आप एक बात बताना चाहता हूँ कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है तो सिस्टम की एनर्जी कम होती है। क्या बोल रहा हूँ मैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है दो एटम्स के बीच में तो एनर्जी, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं, पोटेंशियल, पूरा तो नहीं लिख पाया मैं, 2 मिनट रुक, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, वो कम हो जाती है। समझ में बात, एटम पास आए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। लेकिन जब तक एटम पास ही नहीं आए थे तब के केस में भी पोटेंशियल एनर्जी हाई होगी, और जब एटम बहुत पास आ जाए तो भी पोटेंशियल एनर्जी हाई होगी। यानी उसका एक सेफ डिस्टेंस बना हुआ है एटम के बीच का, उस डिस्टेंस तक अगर एटम आया तब तक तो स्टेबल है, उसके ज़्यादा पास आया तो भी रिपल्शन बढ़ जाएगी, तो भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, और ज़्यादा दूर है तो भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, क्योंकि उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है ही नहीं। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होना शुरू होगा तब जाके पोटेंशियल एनर्जी कम होनी शुरू होगी, ठीक है, अदरवाइज पोटेंशियल एनर्जी हाई है। और जैसे ही वो पास आ जाएंगे, इतने पास आ गए कि उनके बीच में बॉन्ड बन गया, पर फिर भी आप और पास ले जाने की कोशिश कर रहे हो तो दोबारा से रिपल्शन बढ़ जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ दोबारा से ऊपर चला जाएगा। तो देखो क्या बोल रहा हूँ, शुरुआत में एटम बहुत दूर थे, बहुत दूर, तो उस दौरान क्या था, एनर्जी बहुत हाई थी, मान दिखा है पोटेंशियल एनर्जी बहुत हाई है, ठीक। उसके बाद धीरे धीरे वो पास आए, देखो थोड़ा थोड़ा मूवमेंट पे पास आने लगे, ऐसे एक मोमेंट आया कि वो इतने पास आए कि उन्होंने बॉन्ड बना लिया, ठीक है, सपोज मैंने कहा कि यहाँ तक आ गए, बॉन्ड बना लिया। उसके बाद और पास आने लगे, और पास आने लगे तो क्या होगा, रिपल्शन दोबारा से बढ़ने लग जाएगी, ठीक। अब वो क्या हो रहे हैं, ज़्यादा ही पास आने लग रहे हैं, ज़्यादा पास आने से क्या होगा, रिपल्शन बढ़ने लगेगी। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, तो अपन क्या बोल रहे हैं कि यहां पे इस जगह पर बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है। बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन बराबर है तब के केस में यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। इस जगह पर जहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन हुई वहाँ एनर्जी देख रही है सबसे कम है, बहुत कम। और यहाँ पर जो भी एटम के बीच का डिस्टेंस होगा उसको आप क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ पे जो भी लेंथ होगा दिस इज व्हाट, बॉन्ड लेंथ बनेगा। चलो यहाँ नहीं लिखते, यहाँ बॉन्ड लेंथ बनेगा क्योंकि एटम कहाँ आ गए हैं, जितना उसे पास आना चाहिए था उतना आ गए हैं, ठीक। उसके बाद फिर वो और पास आने लगेंगे तो रिपल्शन बढ़ने लगेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होने लगी है। क्यों? क्योंकि एज डी इंक्रीजेस, डी मतलब डिस्टेंस नहीं, डी डिक्रीजेस, डिस्टेंस डिक्रीजेस। अब ये वाला डिस्टेंस और घटने लगा है, और घटने का मतलब क्या है कि अभी और पास आने लगे हैं, और पास आने से क्या होगा, रिपल्शन फेस होगी। यहां पे क्या था, इस जगह पे एटम टू फार थे। जब एटम टू फार होते हैं मतलब बहुत दूर होते हैं तो भी रिपल्शन ज़्यादा होती है, जब बहुत पास होते हैं तो भी रिपल्शन बहुत ज़्यादा होती है। जब वो एक सर्टेन इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे होते हैं जहाँ पे बॉन्ड बनता है वहाँ पे सिर्फ एनर्जी लो होती है, ठीक है। अदरवाइज दोनों ही केस में दूर हो चाहे ज़्यादा पास हो तो पोटेंशियल एनर्जी हाई होगी, इसलिए ग्राफ में आपको पिक्स दिख रहे हैं, ठीक है, हाइट दिख रही है। और दिस पॉइंट जहाँ बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, दिस इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी, एंड मैक्सिमम
स्टेबिलिटी, राइट। तो ऐसे चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता चला यार कि कोई बॉन्ड का स्ट्रेंथ तब ज़्यादा होगा जब उसकी एनर्जी कम होगी, ठीक है। वो बॉन्ड उतना स्टेबल भी होगा, ठीक है। तो जो बॉन्ड स्टेबल होगा उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहीं से एक और डेफिनेशन निकल के आती है बॉन्ड एनर्जी की। बॉन्ड एनर्जी ठीक। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी क्या होता है कि इस बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। इस बॉन्ड को जब बॉन्ड फॉर्मेशन हुई, ठीक है, जब मिनिमम एनर्जी था, जब मैक्सिमम स्टेबिलिटी थी, तो बॉन्ड फॉर्म हुआ था। उस बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? उतनी ही देनी पड़ेगी जितना उस बॉन्ड के बनने पे एनर्जी रिलीज हुई थी। बात समझ में आई? उतनी ही देनी पड़ेगी जितनी उस बॉन्ड के बनने में एनर्जी रिलीज हुई थी। तो बॉन्ड एनर्जी क्या है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक the energy required to break 1 mole of what? 1 mole of bond, ठीक, and that is known as bond energy. And this bond energy is what? This bond energy is equal to the energy released during the bond formation. उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी जितनी बॉन्ड फॉर्मेशन में रिलीज हुई थी। तो एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन लिखना था यार, लिखना भूल गया, ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन। देख लेना बच्चों, थोड़ी राइटिंग सही नहीं है मेरी, ठीक है, पर मेरे वर्ड से मैच कर लेना। और इतनी बुरी भी नहीं है कि समझ में ना आए, ठीक है, पर थोड़ा थोड़ा वर्ड से कैच करके लिख लेना। जैसे जैसे बोली जा रहा हूँ मैं, वैसे वैसे लिख भी रहा हूँ, तो सिंक हो जा रहा है। सिंकिंग के हिसाब से आप समझ सकते हो, ठीक है। बाकी अदरवाइज वैसे तो समझ में आएगा ही। चलिए 5 तक काउंट कर रहा हूँ, फिर अब करूँगा मैं। चलो राइट में लिख देता हूँ थोड़ा सा। यार एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि वाई हीलियम 2 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक। कोई भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, पर हीलियम के बारे में बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन H2 एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन Cl2 एग्जिस्ट करता है, लेकिन हीलियम He2 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, ठीक है। तो उसका आंसर भी हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन के कॉन्सेप्ट से दे सकते हैं, ठीक। तो सवाल क्या है कि वाई हीलियम 2 डज नॉट एग्जिस्ट, चलो हम दिखाते हैं कि जब 2 हीलियम पास आते हैं तो उनमें बॉन्ड क्यों नहीं फॉर्म हो पाता है, ठीक। तो ये पहला हीलियम जो कि लाल हीलियम, और ये दूसरा हीलियम काला हीलियम, ठीक है। अब देखो हीलियम के ऊपर मुझे तो पता है कि 2 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। तो इसके पास भी 2 प्रोटॉन, इसके पास भी 2 प्रोटॉन। चलो यार ब्लैक से लिख लेता, ठीक। सिमिलरली हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। मैंने बोला था कि जब 2 एटम पास में आते हैं तो देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्शन। व्हेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट
the bond formation will take place. When the force of repulsion will dominate, there will be no bond formation, right? तो चलिए अपन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काउंट करते हैं. कहाँ है? इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और कहाँ है बताओ? इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब इसके न्यूक्लियस का सामने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक. सिमिलरली इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी अट्रैक्शन है, और इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी अट्रैक्शन है, राइट. एक एटम का दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन देखना है, ऐसा नहीं कि खुद के इलेक्ट्रॉन के लिए इसके और इसके बीच में अट्रैक्शन देखने लग जाना, नहीं, ठीक है. इस एलिमेंट के न्यूक्लियस का या इस एटम के न्यूक्लियस का दूसरे सामने वाले एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ देखना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि बॉन्ड तो सामने वाले के साथ बनाना है ना, ठीक है. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी होगी बच्चों? 4, राइट. अब लेट्स कम टू द फोर्स ऑफ रिपल्शन. फोर्स ऑफ रिपल्शन रेड से बना रहा हूं मैं, और कौन कौन से देखो. एक तो न्यूक्लियस के बीच में, ठीक. एक इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के बीच में, एक इस इलेक्ट्रॉन के बीच में, 3 हो गए फोर्स ऑफ रिपल्शन, राइट. एक सामने इन इलेक्ट्रॉन के बीच में, 4 हो गए, और फिर सामने इस इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन है. तो देयर आर 5 फोर्स ऑफ रिपल्शन. 5 फोर्स ऑफ रिपल्शन है, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, ठीक. तो इसीलिए फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेट कर रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, और इसलिए एनर्जी सिस्टम की हाई होगी और स्टेबिलिटी लो होगी, और सिंपल सी बात है, बॉन्ड विल नॉट फॉर्म. बॉन्ड विल नॉट फॉर्म. चलिए, तो ये तो था सवाल कि वाई हीलियम 2 डज नॉट एग्जिस्ट. अब हम ओवरलैपिंग समझेंगे, ठीक है. हम बोलते हैं ना कि कोई बॉन्ड फॉर्म होता है तो उसके एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं. अभी तो हम एटम्स के लेवल पे समझ रहे थे कि 2 एटम पास में आते हैं, ठीक है, एंड उनके बीच में क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है. पर अब जो पढ़ेंगे वो ऑर्बिटल्स के सेंस में पढ़ेंगे, और ऑर्बिटल पास नहीं आते, ओवरलैप कर जाते हैं, घुस जाते हैं एक दूसरे के अंदर. तो इस चीज़ को उससे रिलेट मत करना, फिर आप उस टाइम बोलोगे सर इसमें तो अंदर जा रहा है, वो ज़्यादा ओवरलैपिंग हो रही है. आप तो कह रहे थे कि जो है वही एक सर्टेन इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे ही रहना चाहिए, ज़्यादा पास नहीं आना चाहिए. तो वो मैंने एटम्स के केस में कहा था. अभी जब आप करेंगे ऑर्बिटल के सेंस में, तो ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तब बॉन्ड बनता है, ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं. क्योंकि ना किसी एटम का जो ऑर्बिटल होता है वो उस एटम के साइज से बड़ा होता है. समझ में आ रही बात? किसी एटम का ऑर्बिटल जो होता है वो उसके साइज से बड़ा होता है. तो जब एटम एक सर्टेन डिस्टेंस पे आते हैं तो तब तक ऑर्बिटल ओवरलैप कर चुका होता है, ठीक. चलिए रब करिए, रब कर रहा हूँ, सॉरी मैं. हाँ, एक बार नोट कर लो फटाफट. ठीक है, ओके. अब चलिए आगे ओवरलैपिंग पढ़ रहे हैं हम. उसके लिए हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. बच्चों 2 तरीके का होता है. एक होता है सिग्मा बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, राइट. सिग्मा का सिंबल बनाया और सिग्मा लिख भी दिया. सिग्मा बॉन्ड कैसे होता है? अब हम जो भी पढ़ रहे हैं ना ऑर्बिटल के बीच में पढ़ रहे हैं, ठीक है. तो जो भी बॉन्ड बन रहे हैं अब ऑर्बिटल के बीच में बन रहे हैं, एटम से अब कुछ लेना देना है नहीं, ठीक. तो when a bond is found between
a bond is formed between two atoms by the overlapping of their atomic orbitals along the internuclear axis. Internuclear axis. The bond form is called sigma bond. सिंपल. क्या बोल रहा हूँ मैं यार, डेफिनेशन क्या लिखी हुई है कि जब किसी एटम का ऑर्बिटल आप पास आते हैं, ठीक है, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक, ओवरलैप करते हैं अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, देन इट फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड. राइट. कैसे? देखो, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड. 2 मिनट रुकना. सबसे पहले देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एसएस ओवरलैपिंग. ठीक, एसएस ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि दोनों एस ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाएं. कैसे करेंगे? एसएस ओवरलैपिंग, ये एस ऑर्बिटल आपको पता है स्फेरिकल होता है. ये एटम नहीं बना रहा हूँ, ऑर्बिटल बना रहा हूँ, ठीक है. ये दूसरा एस ऑर्बिटल है दूसरे एटम का जो बॉन्ड बनाना चाह रहा है. अब होता क्या है कि ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ये है, ठीक. अब इनके बीच में जो भी बॉन्ड फॉर्म होता है, वो बॉन्ड ये है, ठीक. दिस इज व्हाट? एस एस ओवरलैपिंग. एस ओवरलैपिंग. राइट. फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है H2 मॉलिक्यूल. H2 मॉलिक्यूल में आप जानते हैं कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? केवल 1s1. तो इसमें तो एक ही ऑर्बिटल होता है s, तो इसीलिए हाइड्रोजन का एक ऑर्बिटल ऐसा 1s1 1s, और दूसरे हाइड्रोजन का भी दूसरा ऑर्बिटल ऐसा 1s. इसने ओवरलैप किया आपस में, और ये ओवरलैपिंग से, ठीक है, ये क्या हुआ है? ओवरलैपिंग हुआ है अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. मतलब ये वाली जो लाइन है, दिस इज व्हाट? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग हुआ है ओवरलैपिंग. राइट. चलिए, अच्छा, और भी तरीके से हो सकता है, जैसे sp ओवरलैपिंग भी हो सकता है कि एक एटम का s और दूसरे एटम का p आपस में ओवरलैप करे. जैसे ये s है और दूसरे का p, ये बीच में न्यूक्लियस. ये क्या करेगा? आपस में ओवरलैप करेगा. एक सेकेंड. हाँ, तो आपस में ये s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, तो sp ओवरलैपिंग बोलते हैं, क्योंकि एक एटम का s और दूसरे का p ओवरलैप कर रहा है. ठीक. चलिए, इसके बाद हो सकता है pp ओवरलैपिंग. pp ओवरलैपिंग, ये p और ये भी p. ये इंटरन्यूक्लियर एक्सेस, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सेस के अलोंग ये ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ ये ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ ये वाला पार्ट ओवरलैप हो रहा था. ठीक. तो सभी में जो ओवरलैपिंग हो रही है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सेस के अलोंग हो रही है. ठीक है. और यहाँ जो ओवरलैपिंग के बाद जो बॉन्ड बन रहा है ऑर्बिटल के बीच में, दैट इज सिग्मा बॉन्ड.
यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड हो रहा है। तो ओवरलैपिंग अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस विल प्रोड्यूस सिग्मा बॉन्ड, राइट। अब हम पाई बॉन्डिंग, ठीक, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में पहला सिग्मा था, अब दूसरा पाई बॉन्ड। पाई का सिंबल तो जानते ही हैं, पाई बॉन्ड। ये बॉन्ड कब बनता है, जब ओवरलैपिंग होता है, व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द टू एटम and the bond form in such a manner that the overlapping will be perpendicular to the internuclear axis, ठीक है। तो अब जो ओवरलैपिंग होगी वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, ठीक। सो हम कह सकते हैं कि ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल in a direction at right angle to the internuclear axis, at right angle to the internuclear axis, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के राइट एंगल में अगर बॉन्ड फॉर्म होता है, ओवरलैपिंग होती है, तो फिर पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ठीक। मतलब आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये होगा और बॉन्ड जो है वो यहाँ फॉर्म हो, मतलब 90 डिग्री पे। दिखाता हूँ कैसे, रुक जाओ। सबसे पहला एग्जांपल करते हैं पीपी ओवरलैपिंग। यहाँ भी पीपी ओवरलैपिंग थी, लेकिन पीपी ओवरलैपिंग ऐसे हुई थी, ठीक है। लेकिन अगर पीपी ओवरलैपिंग ऐसे हो, ऐसे, ठीक, तो साइड वे ओवरलैपिंग होगी ऐसे करके। तो दैट इज, अब क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो यहाँ से जा रही है, बीच में से, यहाँ से, सामने से देखो, यहाँ से जा रही है, और बॉन्ड ओवरलैपिंग इधर से होगी, तो 90 डिग्री पे होती है। दिखाते हैं कैसे, देखो। तो पीपी ओवरलैपिंग मतलब इंटरन्यूक्लियर के एक्सिस के अलॉन्ग भी हो सकती है, जिससे सिग्मा बॉन्ड भी बन सकता है, और पीपी ओवरलैपिंग जो है वो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में भी इस्तेमाल होता है, जब वो बॉन्ड बनाता है एट अ राइट एंगल टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, राइट। तो जैसे देखिए, ये है आपका, अब मैंने वर्टिकल बनाया इसे, ठीक। यहाँ पे मान लीजिए ये px वाला ऑर्बिटल है, यहाँ ये कौन सा ऑर्बिटल है, py ऑर्बिटल है। आप जानते हैं ना, p ऑर्बिटल के 3 कैटेगरी होते हैं, एक px जो कि x एक्सिस के अलॉन्ग, एक py जो कि y एक्सिस के अलॉन्ग, और एक pz होता है जो कि z एक्सिस के अलॉन्ग होता है। तो जो सिग्मा बॉन्ड बनाता है वो px बनाता है, जो पाई बनाता है वो py बनाता है, और जो पाई बनाता है वो py और pz मिलके बनाते हैं। कभी कभार py भी पाई बॉन्ड बनाता है, कभी कभार pz भी बनाता है, लेकिन px जो बनाता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ठीक। तो देखिए, ये py है और दूसरा ये py, ठीक। अब ये जब ओवरलैप करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो, पास आएंगे तो कुछ ऐसे ही आएंगे ना, ऐसे। तो ये जो कॉमन रीजन है, दिस इज व्हाट, पीपी ओवरलैपिंग अलोंग। ये थोड़ा सही से नहीं बना, रुक जाओ। हाँ, देख लेना, थोड़ा ऐसे ओवरलैपिंग होगी। ये कॉमन रीजन है इसका, और ये इसका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो देखो, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के बॉन्ड परपेंडिकुलर है कि नहीं है, देखो। और ये जो ऊपर नीचे मिलाकर एक पाई बॉन्ड बनता है, दोनों को मिलाकर एक पाई बॉन्ड बनता है, ठीक। समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ो। और कहाँ कहाँ पीपी ओवरलैपिंग हो सकती है, इसका एग्जांपल दे सकते हैं अपन। 2 मिनट रुको पहले।
लेफ्ट हैंड साइड वाला नोट कर लो। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल में अपने को O2 का एग्जाम्पल लेते हैं, ऑक्सीजन का। ठीक, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना। क्या होता है 1s2 2s2 4 और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2p6 होता है ना, लिख दो पूरा 2p, क्या बोल रहा हूँ मैं, 2p4 होता है। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे 1s2 2s2, इसको कैसे लिखे 2px1 2py1 2pz1, ये तो 7 ही हुए हैं तो एक इसमें 2 भर दीजिए। ठीक, सिमिलरली ये पहले ऑक्सीजन का है, सिमिलरली दूसरे ऑक्सीजन का भी सेम होगा 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1, राइट। तो अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे py और pz पूरी तरीके से भरे नहीं हुए, खाली हैं। ठीक है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 आते हैं। ठीक, इसमें तो 2 कंप्लीट है, इसमें भी 2 कंप्लीट है, लेकिन इसमें एक एक जगह है बाकी। तो ये दोनों आपस में ओवरलैप करके अपने इलेक्ट्रॉन पूरे कर सकते हैं और स्टेबल हो सकते हैं। तो जैसे देखो क्या होगा ऑक्सीजन में कि ऑक्सीजन का 2 ऑर्बिटल, एक py और एक pz। pz को मैं ऐसे बना लेता हूँ, ये लो, तो ये रहा मेरा py, इधर भी बना देते हैं py, ये पहले ऑक्सीजन का, ये दूसरे ऑक्सीजन का। सिमिलरली मैंने pz बना लिया, ये pz पहले ऑक्सीजन का, ये pz दूसरे ऑक्सीजन का। आपस में आए, ओवरलैप करा इन्होंने, थोड़ा सा ऐसे बना दे यार एक्सेस को, क्या दिक्कत है, वैसे दिक्कत तो आएगी नहीं, 2 मिनट रुकना बस। एक सेकंड रुको, बना ही देते, क्या दिक्कत है, ऐसे चलो यही बना देते हैं। ये pz है दूसरे ऑक्सीजन का, राइट। ये आपका क्या है px, ये py और ये pz, ये pz। देखो कोऑर्डिनेट समझो, x एक्सिस ये होता है, ठीक है, y एक्सिस ऊपर और z कहाँ होता है, z नीचे नहीं होता होगा। z कैसे होता है आपकी तरफ को, ठीक है। तो ऐसे मान लो, मतलब समझ लो 2D में अलग दिखना है और दिखता है और 3D में अलग दिखता है। तो अगर 2D में देखने जाओ तो मैं कैसे बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पीछे को है, पीछे को मतलब ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, जेड उसके पीछे को, मतलब या तो आपकी साइड को होगा या मेरी साइड को होगा जेड, ठीक है। तो जेड एक्सिस के टर्म में होता क्या है कि ये वाले जब ये पास में आते हैं तो ये वाला ओवरलैपिंग होती है, ऐसे पी वाई से ओवरलैप करता है, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपस में ओवरलैप करके अपनी स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं। सिमिलरली पीजेड के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपस में ओवरलैपिंग कर लेते हैं ऐसे, ये इससे ओवरलैप, ये इससे ओवरलैप, ठीक। तो मैंने बताया था एक ओवरलैपिंग एक पाई बॉन्ड प्रोड्यूस करता है, तो 2 ओवरलैपिंग 2 पाई बॉन्ड क्रिएट करेंगे, राइट। तो यहाँ क्या है 2 पाई बॉन्ड है, राइट। पर ये स्ट्रक्चर गलत है यार, 2 मिनट रुको, आपने 2D में समझो, 3D में ना थोड़ा समझाना मुश्किल है इसको। क्या करो आप कि ना
आपको ये तो पता है पी एक्स पी वाई पी जेड आपस में परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, सब में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो आप पी वाई और पी जेड को कहीं भी बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पी वाई बना लिया, या मान लो ये पी वाई बना लिया, ये मैंने बना लिया पी जेड, राइट। तो ये वाई एक्सिस का ऑर्बिटल, ये भी पी वाई हो गया, और पी जेड मैंने ऐसे बना लिया, ठीक। तो होता क्या है, पास में आएंगे, जैसे ही पास में आएंगे तो यहाँ के जो पी जेड है वो सामने वाले पी जेड के साथ ओवरलैप कर जाएगा ऐसे करके, ठीक। और पी एक्स जो है ऐसे, वो पी एक्स के साथ ओवरलैप कर जाएगा, और देखो क्या बनेगा फाइनली, और पास ले आओ तो ये इसके साथ ओवरलैपिंग कर रहा है, कैसे, साइड वे ओवरलैप। चलो दिखाते हैं, यहीं पे दिखा देते हैं, ये करेगा साइड वे ओवरलैपिंग पी वाई, तो ये बनाएगा पाई बॉन्ड, और ये जो है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक, तो ये बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। इसीलिए ऑक्सीजन में दो बॉन्ड बनते हैं, एक बनता है सिग्मा, ठीक, एक बनता है पाई। तो एक डबल बॉन्ड में अगर एक डबल बॉन्ड बना है तो उसमें एक सिग्मा है और एक पाई है। पाई ये ऊपर नीचे मिलाकर बने और सिग्मा ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग बना है, ठीक। आ रही होगी बात समझ में। उसमें ना थोड़ा समझ में नहीं आता 3D में दिखाने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ही दिखा सकते हैं अपन, ठीक है। पर ये याद रखो कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरा परपेंडिकुलर होगा, और जब दोनों पास में आएंगे तो एक इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ओवरलैप करेगा और एक इंटर न्यूक्लियर एक्सिस से राइट एंगल पे जो है ओवरलैप करेगा, तो एक पाई बॉन्ड बनाएगा, एक सिग्मा। इसीलिए डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, ठीक। डबल बॉन्ड, 1 सिग्मा एंड 1 पाई। ठीक, चलो नोट करिए। ऐसे ही एक और स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ आपको, जो कि एग्जांपल है पीपी ओवरलैपिंग का, ठीक। नोट कर लो पहले फटाफट। ठीक है, रब कर रहा हूँ मैं। N2 का बॉन्ड लेते हैं, N2 नाइट्रोजन हैविंग एटॉमिक नंबर 7, कन्फिग्रेशन 1s2 2s2, ठीक है, एंड 2p x1 2p y1 2p z1, ठीक। सिमिलरली दूसरा भी नाइट्रोजन होगा, 1s2 2s2 2p x1 2p y1 एंड 2p z1, राइट। This is the only device. There are no other devices or contacts to drop in. सॉरी बच्चों, ठीक है। To drop in on this device, drop it from the Alexa. सॉरी, ठीक है, बच जाता है कभी कभी, एक और लेक्चर में बच गया था। तो आपके पास क्या है, अब देखो इन दोनों के कन्फिग्रेशन में px भी एक ही है, इसमें भी px में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी py में एक इलेक्ट्रॉन, 2pz में भी एक इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो इन दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसीलिए ये वाले ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर लेंगे, x x के साथ, y y के साथ, और z z के साथ ओवरलैप कर लेगा, ठीक। और देखो कैसे करेगा, जो फुली फिल्ड होते हैं ना वो ओवरलैप नहीं करते, ठीक है, और जो खाली होते हैं सिर्फ वही ओवरलैप करते हैं। तो बना दो,
सेम ही बना दो। अरे ठीक है, ये लो 2px, दिस इज ऑल्सो 2px, 2py, क्योंकि इसमें तो तीनों ही ऑर्बिटल है तो कोई ऐसी कंफ्यूजन नहीं होगी। ये 2pz, ये भी 2pz, एक और बना देते हैं, ये z एक्सेस, ठीक है, z है, ये y एक्सेस है, ये x एक्सेस है। तो होगा क्या, ध्यान से देखना, 2px जब पास में आएंगे ये, ठीक है, सपोज इट इज कमिंग क्लोजर, तो ये 2pz, ये 2px, सॉरी 2py, ये भी 2py और 2pz, 2px जो है वो ऐसे करके इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग बॉन्ड बना लेंगे, यानी यहाँ पे ओवरलैपिंग करेंगे और ये बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड 2px। अब जो दो साइड में है जैसे 2py, वो ओवरलैपिंग करेंगे ऊपर नीचे, ये 2pz कहाँ है, ये रहा, तो ये भी रहा, तो ये, तो यहाँ पे देख रहे हो ऊपर नीचे 4 बार ओवरलैपिंग है, इसका मतलब 2 पाई बॉन्ड बनेंगे, ठीक, और एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड बनेंगे। वैसे भी इसके 3 ऑर्बिटल खाली थे तो 3 बॉन्ड बनेंगे, ठीक है, आपस में ये दोनों मिलके बना लेंगे, एक नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे नाइट्रोजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन, फिर सिमिलरली एक नाइट्रोजन का फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन 2py वाला, फिर दूसरे नाइट्रोजन का 2py वाला इलेक्ट्रॉन, तो दूसरा बॉन्ड बन जाता है। ऐसे ही 2pz का एक इलेक्ट्रॉन, फिर 2pz का दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो फिर तीसरा बॉन्ड भी बन जाता है। तो इस ट्रिपल बॉन्ड में, इन ट्रिपल बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड है प्लस 1 सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड कौन बना रहा है, 2px, और 2py 2pz क्या बना रहे हैं, पाई बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक। हमेशा ऐसा होता नहीं है कि z पाई बॉन्ड ही बनाएगा, ठीक है, पर क्योंकि अभी तीनों ऑर्बिटल थे आपके पास तो वो अपनी रिस्पेक्टिव पोजीशन पे ही होंगे, तो इसलिए x ही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग बनाएगा, ठीक है। पर मान लीजिए आपके पास केवल 2py है, 2pz है, तो किसी एक को तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग लेना ही पड़ेगा, चाहे 2py को ले लो 2pz को ले लो, ठीक है। अगर आपके पास xy तो हो ही नहीं सकता, yz ही होगा, ठीक है, तो z को आप क्या ले लो, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग, और y को ले लो वर्टिकल में। और जब तीनों ही ऑर्बिटल खाली हैं तो आपको पता ही है xyz आपका पहले प्री डिफाइन है, ठीक है। चलिए आज की क्लास में इतना ही, बाकी कुछ मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत भी यार हेल्पफुल है तो लाइक कर दो, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।